अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी जब हमारे पास डाटा होता है और उसको हम किसी ग्राफ में या चार्ट में पुट कर देते हैं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इससे होता ये कि ए नाइस ओवरव्यू ऑफ द एसेंशियल फीचर्स, ठीक है, एक बहुत अच्छा सा ओवरव्यू आ जाता है हमारे डाटा का, एक खूबसूरत लगता है। और ग्राफ जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी आप किसी ग्राफ को दे दो आप खुद ब खुद समझ आएगी कि वो ग्राफ किस हवाले से है और डाटा किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है और कम हो रहा है। ग्राफ का कोई ना कोई टाइटल ज़रूर होगा जिससे पता चलेगा कि ग्राफ किस डाटा का है। उसमें जो एक्सिस होंगे मुख्तलिफ़ जगह पे लेबलिंग हुई होगी, मुख्तलिफ़ लाइनों पे लेबल हुआ होगा। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए ये एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर लेबल हुआ होगा और इसमें ऑब्जर्वेशंस के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। सिंपल सा और क्लीन सा ग्राफ होता है और बहुत अच्छा लगता है, डाटा की भी समझ आती है। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इट इज़ ईजियर टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स इन अ डाटा। इससे हमें पता चलता है एक डाटा का ट्रेंड क्या है, डाटा इंक्रीज़ होता है कि डाटा डिक्रीज़ हो रहा है, ट्रेंड ऑफ द डाटा समझ में आ रहा होता है। ग्राफ हो सकता है जैसे हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, स्टेम एंड लीफ है, बार चार्ट है, इस तरह से हमें समझ आता है, पाई चार्ट है तो हमें समझ आती है। आपके सामने एक जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम है जिसमें आप देख सकते हो बार्स हैं, इस तरह से बार्स हैं और ये जितना ऊपर की तक बार जाएगा उतना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितना एक बार ऊपर जा रहा है, जितना ये बार ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा वो डाटा रिपीट हुआ होगा। तो ये रिपीटिशन यानी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो द विड्थ ऑफ द ईच बार इंडिकेट्स इंटरवल साइज। वैसे तो इंटरवल साइज हमेशा सेम रखा जाता है, लेकिन कभी कभी इंटरवल साइज बड़ा भी हो सकता है। तो ये विड्थ कि जितना ये फैला हुआ है ये इंटरवल का साइज बताता है और जितना ये ऊंचा है फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। ये हिस्टोग्राम इस तरह से भी हो सकता है जिस तरह ये नॉर्मल हिस्टोग्राम ऐसे होता है, या बाई मॉडल इस तरह से ऊपर एक और फिर ऊपर दूसरा, दो दो हिस्टोग्राम बने हैं, या एक तरफ की तरफ झुका हुआ है, इस तरह से ग्राफ आया। इसको स्क्यूड कहते हैं, स्क्यूड। तो अगर ये राइट साइड पे स्क्यूड है तो आप कहोगे नेगेटिवली स्क्यूड, अगर लेफ्ट साइड की तरफ है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसको स्क्यूनेस कहते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, पर इसमें हम ये करते हैं कि बार्स नहीं बनाते बल्कि डॉट्स लगा देते हैं, इस तरह डॉट। और फिर जब ये डॉट लगा देते हैं तो ये डॉट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो इस तरह जब आप स्ट्रेट लाइन से डॉट्स को मिला देते हो ना, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये होता क्या है, ये पॉइंट्स को जब आप स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो ये हिस्टोग्राम से ज़्यादा बेहतर आपको डाटा समझा देता है। जब डाटा को कंपेयर करना हो, दो डाटा को आपस में कंपेयर करना हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, कंपेयरिंग टू फ्रीक्वेंसी, तो जब दो फ्रीक्वेंसी को कंपैरिजन करना हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और ये ज़्यादातर कंटिन्यूस डाटा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके सामने है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखें, जब भी आपके पास कंटिन्यूस डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा में कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हो। ये बात एमसीक्यू के लिए आपने याद रखनी है। एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो क्या है कि आप छोटे छोटे इस तरह से डॉट्स लगा लेते हो और फिर एक एक डॉट को ऐड करते जाते हो। कम्युलेटिव में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आप डॉट्स लगाते हो और फिर उनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन से इकट्ठा कर देते हो। इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। एक होता है कंसेप्ट ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीफ का। जैसे कि ये एक स्टेम है और ये उसका लीफ है, तो ये एक तरीके से आप डाटा को इससे शो करते हो। मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। ये आपके सामने एक डाटा है जिसमें पेशेंट्स हैं, टोटल 23 पेशेंट हैं, 1 से लेके 23 तक पेशेंट हैं और ये उनकी एज है। पहले पेशेंट की एज है 32, दूसरे पेशेंट की एज भी 32 है, तीसरे की 36 है,
चौथे की 40 है, पांचवें की 41 है, 42 छठे की है, 47 सातवें पेशेंट की 43 है, आठवें पेशेंट की 45 है, 9वें पेशेंट की 49 है, 10वें पेशेंट की 57 है। अब इस तरह से आप इसका क्या करो, फ्रीक्वेंसी निकालो। इसका तरीका क्या होता है कि देखिए पहला पेशेंट है 32, दूसरा भी है 32, तीसरा है 36 का, चौथा है 40 का। तो आप एक क्या करो, ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट, इसको आप एक साइड पे लिख लो। जैसे कि 3 है तो आपने 3 लिखा, इसके बाद 4 है तो आपने 4 लिखा, फिर इसके बाद 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 5 है तो आपने 5 लिख लिया। इस तरह आपके पास 6 है तो आपने 6 लिखा, और नेक्स्ट आपके पास 7 है तो आपने 7 लिखा है। अब आप देखो 3 कितनी बार किस किस के साथ आया है। 3 एक बार 2 के साथ आया, फिर 2 के साथ आया, फिर 6 के साथ आया, तो आपने लिखा 2, 2 और 6। 4 0 के साथ भी है, 1, 2, 3, 5 और 9, तो आपने 0, 1, 2, 3, 5 और 9 के साथ लिख दिया है। तो एक तरफ 3 और एक तरफ ये 5 2 के साथ आया है, 7 के साथ और 9 के साथ, तो आपने सिर्फ 7 और 9 लिख दिया। इस तरह 6 किसके साथ, 6 आया हुआ है 4 के साथ, 6 के साथ, 6 के साथ, 7, 8, 9 और 9, तो इन सब को आपने यहाँ पे लिखा है। और 7 आया है 0, 1, 2, 2, तो 7 सिर्फ इनके साथ आया है। अब आप खुद देखो 3 बार रिपीट हुआ, 4 6 बार रिपीट हुआ, 5 सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है, 6 आपके पास 7 बार रिपीट हुआ है, और 7 आपके पास रिपीट हुआ है 5 बार। तो ये इसकी आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी। इसको ट्री एंड लीफ कहते हैं या स्टेम एंड लीफ कहते हैं। फिर एक होता है बार चार्ट। बार चार्ट कब इस्तेमाल होता है, या तो डाटा नॉमिनल हो या डाटा ऑर्डिनल हो, यानी क्वालिटेटिव डाटा जब आपके पास होगा, क्वालिटेटिव डाटा, तो आप इस्तेमाल करेंगे बार चार्ट। याद है आपको, जब आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा था तो हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा हो जाए तो बार चार्ट इस्तेमाल होगा। इस तरह एक बार है, इस तरह दूसरी बार है, ये क्वालिटेटिव डाटा के बारे में बताएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव में भी ऑर्डिनल हो सकता है या नॉमिनल हो सकता है, दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक होते हैं मल्टीपल बार चार्ट, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे मेल और फीमेल ये एक वेरिएबल है, और फिर एसाइटीज़ ये एक डिजीज़ होती है, तो फीमेल के अंदर एसाइटीज़ कितनी है, मेल के अंदर एसाइटीज़ कितनी है, इस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स भी इसमें से आ सकते हैं। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है। जैसे आप ये देखो मीडियम, गुड, एक्सीलेंट, ये ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव डाटा जब हो जाए ऑर्डिनल, तो आप इस तरह से हॉरिजेंटल बार चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर आपको मेल और फीमेल को कंपेयर करना है आपस में, तो इस तरह पिरामिड की शेप में भी आप बार चार्ट, या इसको स्लाइडिंग बार चार्ट कहते हैं, इस्तेमाल हो सकता है। पाई चार्ट कब इस्तेमाल होता है, पाई चार्ट इस्तेमाल होता है जब आपके पास यूजफुल फॉर विद स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरी, मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज बनी हुई हैं, और उसमें आपने पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है, तो इसमें आप पाई चार्ट यूज़ करोगे। ठीक है, इसके अलावा डॉट प्लॉट, स्कैटर्ड प्लॉट या बॉक्स प्लॉट आता है, और ये क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ होता है। जैसे ये एक डॉट प्लॉट है, एक तरफ आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है और एक तरफ उसका वेरिएबल है, और इस तरह डॉट्स लगाए हैं, और डॉट्स के थ्रू आप डाटा को चेक करते हो। या स्कैटर प्लॉट है, यानी एक तरफ भी क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरी तरफ भी क्वांटिटेटिव डाटा, और इनके बीच में आप स्कैटर प्लॉट बनाते हो। जैसे आप देखो 60 एज है और वेट, कौन से लोग हैं जिसकी एज भी 60 है और उसका वेट भी 60 किलो है, तो ये देखो ये, तो ये वो लोग हैं। ये बंदा जो आपने डॉट लगाया, इसकी एज भी 60 ईयर है, वेट भी 60 है। 80 किलो का 80 उम्र का बंदा और उसकी एज 80 है और वेट उसका 60 है। इसी तरह से अगर आप देखें, ये एक बंदा है, ठीक है, इस बंदे का जो वेट है वो तकरीबन 90 के करीब है, और एज अगर आप देखें तो तकरीबन 50 से थोड़ा ऊपर का है। तो इस तरह से स्कैटर प्लॉट होता है। एक बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट जैसे कि अब ये देखें, यहाँ से ये शुरू हुआ है पेशेंट विद हार्ट डिजीज़, तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यानी तकरीबन कुछ 42 के करीब से ये शुरू हुआ है और तकरीबन 65 के करीब ये ख़त्म हुआ है। तो इतने उम्र की जो लोग हैं
उनको हार्ट डिजीज़ है, तो ये बॉक्स प्लॉट है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने देखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आप ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप टेबल के थ्रू कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। हमने पढ़ा इसमें एक बहुत ज़रूरी टेबल कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।